हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज उत्पल और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि डीआरडीओ का जो इंटरव्यू हुआ था और रिटन टेस्ट हुआ था उसमें कैसे सवाल मुझसे पूछे गए थे। तो मैं पहले डिस्कस करना चाहूँगा कि जो रिटन टेस्ट हुआ था बेसिकली गेट स्कोर पे उन्होंने मुझे शॉर्टलिस्ट किया था और उसके बाद फिर रिटन टेस्ट हुआ था। तो रिटन टेस्ट में जो सवाल थे वो मेनली बेसिक सवाल थे, मतलब इलेक्ट्रिकल में रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, मतलब बेसिक वन वर्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस थे। अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन थे, मुझको याद नहीं है, ये काफ़ी पहले मैंने दिया था। अगेन ये डिपेंड करता है लैब टू लैब पे। कुछ लैब्स और कुछ इंस्टीट्यूट वो डायरेक्टली गेट स्कोर पे इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। तो हमारे केस में क्या हुआ था, उन्होंने गेट स्कोर पे इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट किया, फिर रिटर्न लिया, फिर इंटरव्यू लिया था। तो जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी बेसिक थे। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम होता है, जैसे कि अगर आप देखोगे एसएससी जेईई वगैरह में या गवर्नमेंट सेक्टर्स के जो एग्ज़ाम होते हैं जो कि काफ़ी इजी होते हैं, वन वर्ड वाले होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, वही क्वेश्चंस थे और काफ़ी आसान थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, रिटन के स्कोर बेसिस पे उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया। कुछ लगभग 10 लोगों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया। उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस चालू हुआ। इंटरव्यू में उन्होंने क्या किया कि 2 पैनल को उन्होंने डिवाइड किया। एग्जैक्टली मुझको याद नहीं है कि ये 10 ही उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया था, मैं अंदाज से बोल रहा हूँ, क्योंकि उसकी डिटेल्स हम लोग को पता नहीं होती है। वो डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए वो कॉल करते हैं, बस बोलते हैं कि आप शॉर्टलिस्टेड हो, आपको इंटरव्यू देना है। तो वो हमें इसकी जानकारी नहीं, बट एक अंदाज़ा मुझे जो लगा कि लगभग उन्होंने 10 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था आफ्टर रिटन। इंटरव्यू में मेरा जो पैनल था वो 1 था, उस पैनल में गया। तो पैनल में क्या था कि लगभग 4 लोग थे। तो एक जो डिवीज़न के हेड होते हैं वो थे, उसके बाद 2 साइंटिस्ट उनके क्या कहते हैं लेफ्ट साइड में थे, और एक साइंटिस्ट उनके राइट साइड में, और एक मैम साइंटिस्ट थी उनके राइट साइड में। तो टोटल 5 लोग थे। उसके बाद जो सेंटर में बैठे हुए थे और वो डिवीज़न हेड थे, उनका नाम मैं नहीं बता सकता क्योंकि दिस इज़ नॉट अ फेयर थिंग टू डिस्क्लोज एनी नेम। सो जो डिवीज़न हेड थे उन्होंने मुझसे पूछा कि उत्पल हाउ आर यू। तो मैंने बोला यस सर आई एम फाइन। तो उन्होंने बोला यू आर कमिंग फ्रॉम पटना फॉर गिविंग द इंटरव्यू। मैं कहा यस सर व्हाई नॉट। तो उन्होंने पूछा आप क्यों, वो भी एक पोस्ट है। तो मैंने कहा कि मुझको इंटरेस्ट है, मतलब आई वांट टू वर्क इन डीआरडीओ एंड आई थिंक दैट आई एम फिट फॉर दिस जॉब बिकॉज आई टोल्ड लाइक, मैंने बोला कि मैं गेट क्वालिफाई हूँ, मेरी इतने रैंक थी और मैंने काफ़ी 1 साल प्रिपरेशन भी किया है। तो मुझे इस सेक्टर में, मतलब कि इंजीनियरिंग सेक्टर में जॉब करने का इंटरेस्ट है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। उसका उन्होंने पूछा मुझसे कि विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, मतलब आपका कौन सा सब्जेक्ट पे कमांड है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं, वो बोलते हैं यार हमसे जो पूछ लो मैं बता दूंगा। वो गलत अप्रोच होता है। वो चेक करते हैं कि जो आपने बोला उस पर आप किसकी कमांड, तो आप कितना मेहनती आदमी हो आप। तो अब ऐसा नहीं बोलना कि आप कुछ भी हमसे पूछ लो, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो उसमें मशीन्स होते हैं, पावर सिस्टम्स होते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, कंट्रोल है, नेटवर्क है, ईएमटी है, सिग्नल्स है। तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और काफ़ी वास्ट सिलेबस होता है। अगर आपने बोल दिया कि कुछ भी पूछ लो, तो फिर एक क्या कहते हैं एरोगेंस का फीलिंग आता है कि आप हाँ हमसे कुछ भी पूछ लो। बट ऐसा देखिए 10 सब्जेक्ट्स होते हैं और 10 में आपका बराबर कमांड कभी नहीं हो सकता। किसी में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा। आप ये कह देना कि मेरे को सब में बराबर कमांड है, तो ये आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता है। और जो पैनल होते हैं उनको ये मालूम होता है कि ये संभव नहीं है किसी भी स्टूडेंट के लिए कि 10 के 200 सब्जेक्ट पे बराबर कमांड करने का। किसी पे ज़्यादा हो सकता है, किसी पे कम हो सकता है।
तो इसलिए वो आपसे पूछते हैं कि आप बताओ बेटा, आप बताओ आपको कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा कमांड है, आपने किस सब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छे से पढ़ा है। तो मैंने बोला सर मैंने कंट्रोल सिस्टम से पढ़ाई किया है। तो उन्होंने बोला अच्छा कंट्रोल सिस्टम से पढ़े हो। फिर उन्होंने कंट्रोल सिस्टम से सवाल पूछना चालू किया। तो जो पहला सवाल उन्होंने पूछा था कंट्रोल सिस्टम से, जहाँ तक मुझको याद है कि उन्होंने पूछा कि स्टेबिलिटी से तुम क्या समझते हो, क्या है स्टेबिलिटी, कैसे डिफाइन करते हो स्टेबिलिटी को। तो उसमें आपको पता है कि हम लोग बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, रूट लोकस से कर सकते हैं, RH क्राइटेरिया मतलब कि रूथ हुरविच क्राइटेरिया से भी डिफाइन कर सकते हैं, पोल्स से डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके से हम लोग स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। हमने दो तरीके से उनको बताया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ठीक है अच्छा अब ये बताओ कि जो प्रैक्टिकल सिस्टम्स होते हैं डे टू डे लाइफ में, जो हमारे जो प्रैक्टिकल सिस्टम्स होते हैं वो कौन से सिस्टम होते हैं, अंडर डैम्ड, ओवर डैम्ड, क्रिटिकली डैम्ड। तो ये उन्होंने मुझसे सवाल पूछा। तो ये क्या होता है, जो हमारे प्रैक्टिकल सिस्टम्स होते हैं वो क्या होता है, अंडर डैम्ड होते हैं। जो जीटा जो होता है वो क्या होता है 0.7 के आसपास होता है। फिर उन्होंने पूछा कि ओवर डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग को आप कैसे डिफाइन करोगे, आप डिफाइन करो। तो उस पर भी मैंने उनको जवाब दे दिया बेस्ड ऑन द जीटा। मैंने उनको डिफाइन किया कि ये होता है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि फेज मार्जिन क्या होता है, गेन मार्जिन क्या होता है, उसके बेसिस पे आप स्टेबिलिटी को डिफाइन करो। तो उन्होंने काफ़ी सवाल मुझसे पूछे। मुझे सारे सवाल तो याद नहीं क्योंकि मैंने काफ़ी पहले ये इंटरव्यू दिया था। तो वो सब सवाल पूछने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, लास्ट में पूछा क्या, बस बोला कि योर इंटरव्यू इज़ गुड। जो डिवीज़न हेड बैठे हुए थे उन्होंने मुझे बोला गुड, क्योंकि मैंने कंट्रोल सिस्टम्स के सारे सवालों का जवाब दे दिया था। तब उनके पास कंट्रोल सिस्टम से सवाल पूछने के थे ही नहीं। तो उसका तो उन्होंने क्या किया, फिर मशीन से पूछना शुरू किया। फिर वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, अगर आपको एक सब्जेक्ट का कमांड है और आपने सब्जेक्ट क्वेश्चन पूरा बता दोगे तो उनको मजबूरन अपने आप दूसरे सब्जेक्ट से पूछना पड़ जाता है। तो मेरे साथ कैसा हुआ, फिर उन्होंने क्या किया, मशीन से पूछना चालू किया। तो मशीन्स में मतलब मैं पढ़ा था बट उतना क्या कर सकते हो कि उतना डिटेल्ड मैंने पढ़ाई नहीं की थी मशीन्स की। तो मशीन्स में वही मोटर के बारे में पूछा, शंट मोटर, सीरीज मोटर क्या होता है, कंपाउंड मोटर क्या होता है, तो मैंने बता दिया था। फिर उसके बाद क्रॉलिंग पूछा तो वही मैंने थोड़ा थोड़ा बता ही दिया। तो इन सब बताने के बाद उन्होंने लगभग 40 to 45 मिनट्स उन्होंने मुझे बैठाकर इंटरव्यू लिया और उसके बाद उन्होंने बोला गुड यू कैन गो नाउ। तो इस तरह से मेरा इंटरव्यू प्रोसेस हुआ और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया था DRDO में एज अ JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अब उसमें क्या पर्क्स थे, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, हालांकि जो साइंटिस्ट होते हैं उनको बेनिफिट्स अच्छे खासे मिलते हैं, उस पर भी मैं एक वीडियो आपको बना के दूंगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय।